आज़ादी के बाद से एक मुद्दा सबसे ज़्यादा विवादास्पद रहा है इमरजेंसी। इमरजेंसी को लोग लोकतंत्र का काला अध्याय बताते हैं। हम सर से ये जानना चाहेंगे कि इमरजेंसी के दौरान आप किस अखबार में थे, कितना प्रतिबंध था। जो ये होता था कि प्रेस पे सेंसरशिप थी, तो आप तो उस समय बड़े प्रोफाइल पे कहीं रहे होंगे। आपको कोई ऐसा लगा कि मतलब खबरों पे प्रतिबंध है? जब मैं पत्रकार बना तब कंपोजिंग से अखबार छपता था, और जब मैं रिटायर हुआ 2009 तब कंप्यूटर पर आ गए थे। लेकिन जो पत्रकारिता का जो स्वर्णिम दौर था, तब मैं इमरजेंसी को ही मानता हूँ, इसलिए कि जो लोग लड़ने का जिनमें जज्बा था वो लड़े। दो नारे बहुत प्रचलित थे सर इमरजेंसी में: दूरदृष्टि, पक्का इरादा और नसबंदी। लोग ये सोचते हैं कि इमरजेंसी के बाद नसबंदी ही वजह थी कि इंदिरा गांधी की सरकार। देखिए, वो आपका एक बात ठीक है। संजय गांधी क्या इंदिरा गांधी पे कब से डोमिनेट करने लगे? करने भी लगे थे या नहीं करने लगे थे? क्योंकि देखिए, इंदिरा गांधी को आयरन लेडी कहा जाता है, और अगर उन पे कोई डोमिनेट करता है तो उस व्यक्ति में भी कुछ खास रहा होगा। देखिए, लोहा बहुत ताकतवर होता है, लेकिन जब आग में डाला जाता तो पिघलने लगता है। अब थोड़ा सा हम पत्रकारिता पे चलते हैं। इमरजेंसी के दौरान भी पत्रकारिता को लेकर के ढेर सारी बातें कही गई, अब भी कही जाती हैं। आज के दिन में भी पत्रकारिता को लेकर के बहुत सारी बातें कही जाती हैं। आपको देखने में तब से और अब में क्या बदलाव आया है? जैसे आज ये कहा जाता है कि साहब, वाणी की स्वतंत्रता नहीं है। वाणी की स्वतंत्रता कुछ हद तक उस समय भी नहीं थी, लेकिन स्वतंत्रता अभिव्यक्ति जहाँ तक हम तब भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। अब एक सोशल मीडिया जो आ गया वो असीमित साधन में, हर आदमी के हाथ में मोबाइल है और सब स्वतंत्र हैं। सरकारें कितना भी इस पर नियंत्रण करने की कोशिश की, जैसे आप विचारों पर रोक नहीं लगा सकते, वैसे वो सोशल मीडिया पर। नमस्कार, मैं गिरीश कुमार, दी धुन्नी शो में आपका स्वागत है। आज है मेरे साथ खास मेहमान सुरेंद्र दुबे सर। दुबे सर का पत्रकारिता का अनुभव 6 दशक का है, यानी इन्होंने पत्रकारिता को पूरी तरह से बदलते हुए देखा है। 2 पीढ़ियों से इनका साबका रहा है। अखबारों को भी बदलते हुए देखा और पत्रकारों को भी बदलते हुए देखा। पत्रकार क्या मतलब, खबरों का रंग बदलते हुए देखा। अखबार ब्लैक एंड वाइट थे, अब रंगीन हो गए, और खबरें भी अब चूँकि रिपोर्टर चश्मा लगा के लिखता है, चाहे जो मजबूरी है, या तो पक्ष में रहेगा या तो विपक्ष में रहेगा, तो खबरें भी रंगीन हो गई हैं। सर ने 6 दशक की पत्रकारिता में ढेर सारी चीज़ें देखी हैं, ढेर सारे नेताओं से इंटरेक्शन हुआ है। एक आज़ादी के बाद से एक मुद्दा सबसे ज़्यादा विवादास्पद रहा है इमरजेंसी। इमरजेंसी को लोग लोकतंत्र का काला अध्याय बताते हैं। इमरजेंसी के दौरान जो लोग बंद थे उनको मीसाबंदी कहा जाता है। मतलब एक तरीके से उनकी तुलना जो है, आज़ादी की लड़ाई में जो लोग शामिल थे कमोबेश उनसे की जाती है। उनको कुछ सुविधाएं भी सरकारें देती हैं, हर साल आयोजन होता है। तो हम सर से ये जानना चाहेंगे कि इमरजेंसी के दौरान आप किस अखबार में थे, कितना प्रतिबंध था, आम आदमी को क्या तकलीफ थी। जो ये होता था कि प्रेस पे सेंसरशिप थी, तो आप तो उस समय बड़े प्रोफाइल पे कहीं रहे होंगे। आपको कोई ऐसा लगा कि मतलब खबरों पे प्रतिबंध है? द धुनी शो के दर्शकों का नमस्कार, और गिरीश जी का नमस्कार, जिन्होंने मेरा एक बड़ा व्यापक और रोचक परिचय दिया कि मैं 60 वर्ष से ज़्यादा से पत्रकार हूँ। ये सही है। गिरीश जी, आपने कहा कि बदलते रंग पूरे 60 साल में देखे होंगे। जैसे दुनिया बदलती रहती है, वैसे पत्रकारिता भी बदलती रही है। और जब मैं पत्रकार बना तब कंपोजिंग से अखबार छपता था, और जब मैं रिटायर हुआ 2009, इतना समय में रिटायर होते भी हो गया, तब कंप्यूटर पर आ गए थे। और लेकिन जो पत्रकारिता का जो स्वर्णिम दौर था, वो शायद मैं समझता हूँ, मैं इमरजेंसी को ही मानता हूँ, इसलिए कि जो लोग लड़ने का जिनमें जज्बा था वो लड़े।
उन्होंने बढ़िया अखबार भी निकाला। मैं भी बताऊं कि मैंने किन जी। परिस्थितियों में अखबार निकाला। देखिए, जीवन में जब आपके अवरोध हों और तब कुछ काम आप करते हैं तो उसका मतलब होता है। लोग कहते बड़ा दबाव है, ऐसा कौन सा दबाव है? घर से लेकर के ऑफिस तक सब जगह दबाव है। घर में पत्नी का दबाव है, ऑफिस में बॉस का दबाव है, समाचार पत्र में संपादक का दबाव है, मोहल्ले में गुंडे बदमाशों का दबाव, सब जगह दबाव से ही। उस दबाव के बीच से हम कैसे निकलते हैं, ये एक महत्वपूर्ण बात है। तो मैं इस बात को, अगर कोई कहता कि साहब बड़ा दबाव है और कैसे, जैसे आजकल लोग कहते हैं बड़ा दबाव, तब भी आपने एक मूल प्रश्न शुरू पूछा तो हम वहीं से शुरू करते हैं। देखिए, जब इमरजेंसी लगी 25 जून 1975 था मेरे ख्याल, हाँ, यही 75 में था। लगे थे। मैं उस समय जागरण गोरखपुर का संपादक था। अब अखबार का नाम भी बताना जरूरी है, नहीं तो नहीं, छुपा बिल्कुल तो सर, नहीं बिल्कुल सकते। सर। अब मैं जागरण कानपुर से आया हम्म, था, तो मेरे ख्याल में मार्च के महीने वहाँ पहुँचा था और जून में लग गई, तो मेरे पास महीना, 1.5-2 महीना जो था, तब मैं सेटल ही कर रहा था। तो आप तो गोरखपुर के, आप जानते हैं गोरखपुर में क्या परिस्थितियाँ थी। अरे उस समय की तो बात ही अलग थी। उस समय तो हरशंकर तिवारी और शिकागो था, रविंदर वो सिंह और, शिकागो था। हाँ, मतलब हाँ जो भी माफिया का जो बेस्ट हाँ, उदाहरण हो सकता है वो वो गोरखपुर में पीक था। पीक था, ठीक था। हत्याओं का दौर वही था। हाँ, पूरे देश भर में आपको हम्म, उस ढंग का नहीं मिलेगा। हम्म, और डिवीजन के अगर आप ब्राह्मण हैं तो आप हरशंकर तिवारी के आदमी हैं, और ठाकुर हैं तो रविंदर सिंह के आदमी हैं। हाँ हमको पता नहीं है, हाँ हमको सब कहते थे कि आप तो बाबा के आदमी। हमने कहा, हाँ, बाबा कौन होता है? बाबा ही बुलवाए होंगे। बाबा बोलते ही थे। हम्म, अच्छा, मुझे तो पता नहीं, हमारे कानपुर में बाबा बूढ़े आदमी को कहा जाता है, हम्म, तो हमको भी लोग बाबा ही कहते थे। हम्म, तो कल बाबा, तो बड़े बाबा कहलवाए। कोई कौन है बड़े बाबा? अरे आप नहीं जानते, हम काम नहीं जानते। भाई क्या है? कोई मतलब इस देश के प्रधानमंत्री हैं, क्या होगा? हम्म, अच्छा, मैं बड़ा फायरी नेचर का था, उनको बताया गया कि अरे कैसे आप बात कर रहे हैं, वो तिवारी जी, उनको सब बात। तो हमने पता किया भाई कौन तिवारी जी है। तो खैर, आते हैं इमरजेंसी पर इमरजेंसी पे कि विषय पे। मैं जब तो 25 जून की सुबह थी जब, तो धीरे धीरे टेलीप्रिंटर उस समय चलते थे, हम्म, और सिर्फ एक एजेंसी होती थी, पीटीआई। हम्म, वो हिंदी भी नहीं होती थी, हम्म। और यूएनआई भी उस समय शायद शुरू हो गए थे, लेकिन खास वो नहीं थे। पीटीआई पे ही भरोसा था, पीटीआई अनुवाद पर, ही पत्रकारिता थी। अनुवाद ही पर। हाँ इसीलिए हिंदी के पत्रकारों को ज्यादा अच्छी अंग्रेजी आती है हाँ उस जमाने के, हाँ, क्योंकि उनको समझना है, ट्रांसलेट करना, लिखना। अंग्रेजी पत्रकार तो सिर्फ अंग्रेजी शब्द बोल रहा, उसका मीनिंग नहीं मालूम। और इसका मुझे फायदा मिला जब मैं यूएनआई में आया, तो आपको बताऊं कैसे फायदा मिला। तो साहब, वो जो हमारा स्टाफ था उसने कहा था, वो टेलीप्रिंटर नहीं चला, तुमका नहीं चला, चलो चाय पीते हैं। अच्छा, गर्मी बहुत होती थी उस समय। जागरण कोई आज का जागरण नहीं था, बड़ा अखबार था, लेकिन इतने साधन नहीं होते हाँ। थे। बेतियाता में ऑफिस था, बेतिया सूरजपुर आता में में देख रहे ऑफिस हैं। था एक मकान में, आप जानते होंगे। तो अब वो गर्मी में हम लोग क्या कर, हम वहाँ गए, तब लोगों का सब टेलीप्रिंटर बंद है। तब का बंद हो, कोई बात नहीं। दोपहर हुई, शाम हुई, तब कुछ खटका लगा कि कुछ गड़बड़ हो गया है, क्या किया जाए। और इमरजेंसी लग चुकी थी रात को ही, लेकिन हम लोग को कोई आइडिया नहीं हुआ था। क्यों आकाशवाणी से नहीं घोषणा हुई थी? हाँ। घोषणा से कहीं से नहीं हुई, हम्म, सारा गुपचुप था एक तरह से। हम्म, हमको एक डीएम साहब थे वहाँ, उन्होंने बताया कि भाई वो आपके मालिकान गिरफ्तार हो गए हैं। उनसे हमारी ठीक ठाक होती, मैं नाम भी बताया तो फरहत अली साहब थे। तो हमने कहा अच्छा क्यों? तो करने वो इमरजेंसी में। तो आपको याद होगा कि इमरजेंसी में कुछ अखबारों ने पेज खाली छोड़ा था। नहीं उस समय हम लोग हाँ, आप छोटे नहीं। रहे होंगे। हाँ। तो कुछ लोगों ने एडिटोरियल लिखा, हम्म, कुछ ने विरोध में एडिटोरियल का कॉलम जो है या पेज खाली छोड़ दिया, और टेलीफोन की लाइनें सब डिस्कनेक्ट थी बगैर कहे, मतलब कोई तार काटने नहीं आया था, लेकिन कोई फोन नहीं उठा रहा था। फिर थोड़ी सी खबर आई, फिर आई खबर कि इमरजेंसी लग गई है। फिर ये पता चला कि वो इंटरनल इमरजेंसी लगाई गई है। अच्छा, देश पे चूंकि पहली बार इमरजेंसी लगी थी, तो बहुत हम लोगों को जानकारी भी नहीं थी। फिर धीरे धीरे खबरें आई कि जयप्रकाश नारायण अरेस्ट कर लिए गए हैं। थोड़ी थोड़ी देर में आता था, एक प्रिंटर चलता था, फिर खबर बंद हो जाती, क्योंकि खबर सेंसर होती थी दिल्ली में।
उसी हिसाब से पीटीआई का वो चलाता था। शाम तक ये हम लोग क्लियर हो गया कि हाँ इमरजेंसी लग गई है, और 20-25 तमाम नेता अरेस्ट कर लिए गए, बड़े बड़े, जैसे जेपी है, राजनारायण नहीं है, ठीक है वो बड़े तो। बड़े नेता जितने थे। खैर कोई बात नहीं, हम लोगों ने कहा कि चलो, सुबह अखबार काफ़ी देर से छप आया। उसके बाद फिर हमको ही चिंता हुई कि भाई हमारा मालिक अगर अरेस्ट हो गया, मुख्य संपादक तो वही थे, मैं तो वहाँ रेजिडेंट एडिटर था। जब सुबह अखबार आया तो वो हमने देखा कि कई लोग बार बार आकर के हमको बधाई दे रहे हैं कि साहब बहुत बढ़िया आपने किया, और क्या लिखा है, और कॉलम आपने छोड़ दिया और ये कर दिया। अच्छा, वो एडिटोरियल पेज आता था कानपुर से, कानपुर से आता था। तो मेरा दिमाग सनका कि अब हमको भी हम्म ये लपेटने चक्कर में है। हम्म तो चूंकि मैं स्टूडेंट लीडर रहा था और हमारे हम्म पॉलिटिकल कॉन्टेक्ट भी थे, तो हमने डीएम की मदद ली, फ़ोन किया, हमारे ठीक ठाक संबंध थे। क्या है तो कहले अभी तो देखो खाली आपके ऊपर निगरानी है, इतने एक शब्द कहा, उन्होंने फ़ोन काट दिया। तो हम फिर वहाँ से गायब हो लिए। अपने डायरेक्टर को भी कहा कि आप भी निकल लीजिए, हम यहाँ टेम्परेरी अरेंजमेंट, क्योंकि हमें ये नहीं पता चल रहा था कि कानपुर हेड ऑफिस में हुआ क्या है, कौन कौन अरेस्ट हो गया है, अखबार छप रहा कि नहीं छप रहा, क्योंकि टेलीफोन सारे बंद थे। तो इस तरह हम ये कहेंगे वो एक इमरजेंसी की शुरुआत हुई। तो लगभग आप मानिए 1 हफ्ता 10 दिन तो काफ़ी तनाव रहा, एक नई चीज़ थी, और हफ्ता 10 दिन तक अरेस्ट वगैरह का काम भी चलता रहा। बड़े नेता अरेस्ट हुए, फिर छोटे नेता अरेस्ट हुए, और जैसा होता है ब्यूरोक्रेसी का कि वो कोई भी कानूनी हथियार मिल जाए तो फिर वो थोड़ा बहुत उपद्रव करती ही है। लेकिन ये 15 दिन बाद धीरे धीरे स्थितियाँ नॉर्मल होने लग गई। जो भी लोग अरेस्ट हुए थे वो एज इट इज थे, बाकी लोगों के लग गया कि मतलब काम। कुल मिला के आम आदमी को कोई तकलीफ नो नहीं नो, थी, आम आदमी को अखबारों पे भी कोई ऐसा कोई खास फर्क नहीं था। नहीं, कुछ नहीं अगर भाई, आपको आप जनरल खबर दिखा रहे हैं, पक्ष विपक्ष नहीं बन रहे हैं, हाँ तो कोई फर्क अखबारों पे भी बिल्कुल नहीं था। आपने सही पॉइंट पकड़ा। हाँ। हम लोकल न्यूज जो भी दिखा रहे थे उसमें कोई हमसे पूछने ही नहीं आ रहा था। इंदिरा गांधी की जो न्यूज है प्रधानमंत्री हम दिखाएंगे ही दिखाएंगे। विपक्ष की कोई खबर वैसे ही नहीं आ रही थी, सारे जेल में बंद थे, वो तो बाद में शुरू हुआ। और डर से कि कहीं पकड़े न जाए, तमाम गोरखपुर में ही तमाम नेता भागे हुए तो थे। फिर ये इमरजेंसी को लोकतंत्र का काला अध्याय क्यों बताया जाता है? देखिए, काला अध्याय इसलिए बताया गया क्योंकि हमारे किसी लोकतांत्रिक देश में इस ढंग के शासन की कल्पना नहीं की जाती जहां आप जनता के मूलभूत अधिकार छीन लें। तो जब इंटरनल इमरजेंसी लगाई गई, लोग गलत शब्द इस्तेमाल करते हैं, उनको कहना चाहिए इंटरनल इमरजेंसी। तो उसके हिसाब से तमाम हमारे अधिकार छिन गए। कहाँ छीने गए जब आप ठीक से काम कर रहे थे? कागज पे छिन गए। हाँ। क्योंकि कानून है ना कि ये इमरजेंसी होगी तो ये अधिकार निलंबित हो जाएंगे। तो जब निलंबित हो जाएंगे तो उन्हीं के आधार पर तो अरेस्ट करते हैं। तो वो था। लेकिन कॉमन आदमी का तो ये हालत था कि ट्रेन जो है आधा घंटे पहले आ जाती थी समय से। एक बार का मुझे याद है कि हमारी अम्मा बैठी रही स्टेशन पर, एकमात्र ट्रेन कानपुर से आती थी, उनको आना था, 7:30 बजे टाइम था, वो 7:45 बजे पहुंच गए, तो हम तो 7:30 बजे पहुंचे। मतलब कुल मिला के परसेप्शन ज्यादा बनाया गया, ऐसी कोई आम आदमी को दिक्कत नहीं थी। आम आदमी को दिक्कत नहीं थी। देखिए वो, आप इमरजेंसी को क्या मानते हैं? मतलब ठीक था, ठीक थी, निर्णय सही निर्णय था, खराब निर्णय था, या न्यूट्रल था, क्या आप मानते हैं? देखिए, इमरजेंसी लगाने को सही निर्णय तो नहीं मानूंगे। हाँ। क्योंकि उससे हमारी फ्रीडम को कर्टेल किया गया। लेकिन वो निर्णय इतना बुरा भी नहीं था कि उसकी हम इतनी आलोचना इसलिए भी हुई कि पॉलिटिकल रीजन से लगाई गई। इंदिरा गांधी चुनाव हार गई, उनको लगा कि अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है टू कंटिन्यू। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ जजमेंट दे दिया, तो उन्होंने लगाई है। तो उस वजह से उसका विरोध था। वरना कामन जैसे लॉ एंड ऑर्डर है, उस समय के लोगों से आप पूछिए, रात को 12 बजे निकल जाइए गोरखपुर, ऐसी जगह जो बहुत अनसेफ थी, कोई नहीं बोलता है, उंडे गुंडे भी नहीं दिखाई पड़ते थे, स्कूल कॉलेज टाइम से थे। यहाँ तक कि डीएम वगैरह जो सब्जी मंडी के रेट तय कर देते थे,
कि 10 रुपए किलो ही आलू बेचोगे, इससे ज्यादा नहीं बेच सकते, और मिलता था। दो नारे बहुत प्रचलित थे सर इमरजेंसी में, हम्म, आ, दूरदृष्टि, पक्का इरादा और नसबंदी। तो इन नारों की क्या मतलब क्या व्याख्या आप करेंगे? नसबंदी के बारे में आप क्या सोचते हैं? लोग ये सोचते हैं कि नसबंदी ही वजह थी, जिसकी इमरजेंसी के बाद नसबंदी ही वजह थी कि इंदिरा गांधी की सरकार। देखिए वो आपका एक बात ठीक है क्या कि वो परिवार नियोजन का एक कार्यक्रम था, हम्म उसमें एक पार्टनर बंदी, हम्म बाकी परिवार वृद्धि को रोकने के जो भी साधन थे वो बांटे जाते सरकार की ओर से, हम्म ठीक है, वो सारा चलता था। होता हम्म क्या है कि ब्यूरोक्रेसी अपने को ज्यादा वफादार दिखाने के ख्वाह चक्कर बनाने में, के लिए, हाँ खैर ख्वाही में, हाँ 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 वो जबरदस्ती शुरू कर, जैसे आज भी हो रहा है, हाँ, ये हरदम होता ये है। हमेशा होता है। जब भी आप किसी को विवेकाधिकार देंगे, हाँ तो उस विवेकाधिकार का इस्तेमाल वो बेलगाम घोड़े की तरह से करता हाँ है, जबकि नियम यही है कि भाई विवेकाधिकार बेलगाम घोड़ा नहीं हो हाँ। सकता है। अब उसमें उसकी बुराई क्यों हुई? पता चला कि एक टारगेट दिया गया कि भाई इस जिले में इस महीने 1,000 लोगों को कम से कम नसबंदी कर देनी। तो पता चला कि सारे अफसरों ने अपने अपने आदेश दे दिया। वो पता चला कि वो जो दरोगा जी जो रस्ते रिक्शे वाले को पकड़ कर ले नहीं, आ वो रहे तो हैं। अच्छा सर, ये बताइए हमको कि संजय गांधी क्या इंदिरा गांधी पे कब से डोमिनेट करने लगे? करने भी लगे थे या नहीं करने लगे थे? देखिए क्योंकि देखिए, इंदिरा गांधी को आयरन लेडी कहा जाता है, और अगर उन पे कोई डोमिनेट करता है तो उस व्यक्ति में भी कुछ खास रहा होगा। देखिए लोहा बहुत ताकतवर होता है, लेकिन जब आग में डाला जाता है तो पिघलने लगता है। हम्म तो जब इमरजेंसी के बाद जब चुनाव हुए और वो चुनाव अ, हारी, हम्म तब तो पूरी तरह उस पर डिपेंड हो गई। हम्म इमरजेंसी के समय चूंकि उनको एक सहयोगी ऐसा चाहिए था जो वो जो सोच रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करे। हम्म तो संजय गांधी में काफी एक जिसको कहते हैं काम को करने की एक क्षमता तो थी। ऊर्जा थी, नौजवान हाँ थे। ऊर्जा थी। नौजवान थे। ऊर्जा का आलम ये था कि सुबह ठंडक में 7 बजे 7:30 बजे एयरपोर्ट पर उतरते, जब हम लोग सूट वूट पहने रहते थे हम्म तो एक पैजामा कुर्ता सफेद पहने उतर जाते थे। हम्म अब नहीं लगती थी भाई ठंडक, हम क्या करें उनके क्या लिए। राहुल गांधी पे उन्हीं की छाप पड़ी है क्या? हाँ यस, यू गॉट इट। क्योंकि खानदान से तो चीजें आती हैं हाँ ना। वो डीएनए में होता है। बहुत लोग कहते हैं कि लगता है ये बड़े पापा पे पड़ा है हाँ नहीं नहीं, ना। वो भी करते थे। हाँ। ये संजय गांधी को तो हमने देखा कि जाड़े में तो आप जानते हो गोरखपुर और तराई बेल्ट में हम्म ज्यादा ही वो हम्म रहती ठंडक। हम्म तो हम लोग जाते थे सूट वूट पहन करके हम्म एयरपोर्ट पर, क्योंकि धीरे धीरे हमारी मित्रता हो गई थी, तो एक तरह से डीएम का आदेश कह दिया आ जाता था कि आपके लिए भी संजय गांधी ने क्या साया सूचना दे दी है। पर ठीक चलेंगे, कोई बात नहीं। तो वो आपने ठीक पकड़ा कि उनके अंदर, राहुल गांधी के अंदर वो बात शायद वहीं से आई हो। और दो और चीजें हैं, चीजों को सोचना और तुरंत एग्जीक्यूट करना। हम्म अगर वो इधर से निकले हम्म और रास्ते में उनको लगा कि ये दीवार गलत है, हम्म तो अफसर की ओर देखते तो कहते थे कि देखो परसों मैं लौटूंगा। हम्म तो अफसर इसका अर्थ समझ जाते थे कि दीवार तब तो हट जानी चाहिए। हम्म। फिर उनसे कोई, तो वो एक डिक्टोरियल, देखिए जो हाँ, आदमी वो मतलब उसको बहुत जस्टिफाई नहीं कर हाँ सकते हैं कि जस्टिफाई नहीं जो कर मन सकते। में आ गया आपके वही हाँ सही है। ये अच्छा, कोई। और ये देखिए हर वो आदमी जो कुछ हट के करना चाहता है वो एक न एक तरह से कहीं ना कहीं डिक्टेटर हो जाता है। आज भी शासन में जो लोग हैं वो तय करते हैं कि ये करना है, हम आप एग्री करें ना संजय करें। गांधी का कितना प्रभाव था उस समय की राजनीति में? अब उस समय की राजनीति में ये था कि सारी जितनी डिविजनल वो होती थी बैठकें यूपी गवर्नमेंट की, वो संजय गांधी के नेतृत्व में होती। तो उस समय एक डिविजनल बैठक का कल्चर शुरू किया गया था। तो गोरखपुर मंडल, फैजाबाद मंडल, इस ढंग से अलग अलग मंडलों में कैबिनेट की बैठक होती थी। तो अक्सर उसी चक्कर में उनका आना भी रहता था। और मैं सारी चीज़ें गोरखपुर से इसलिए जोड़ के बता रहा हूँ
कि संपादक होने के नाते कहीं मैं बाहर तो बहुत जा भी नहीं सकता था। हम्म। तो मुझे याद एक दिन उन लोगों ने कहा कि साहब वो तो बड़ा बदतमीज आदमी है, और रफ तो थे थोड़ा। और हमसे हमारे संपादक ने फ़ोन किया कि यार जरा सा वो संजय गांधी का इंटरव्यू कर लेकर। तो हमको वो किसी में मिलते ही नहीं। घर कहीं देखो। ये हमें लग रहा 77 की बात थी कि नहीं नहीं, 75 इमरजेंसी के दौरान ही। इमरजेंसी के हाँ, तो दौरान की रेगुलर बात। वो आते रहते ना मीटिंग लेने के लिए। हाँ तो हमने कहा ठीक भाई, तो गए। तो आप ये देखिए वहाँ एक पीडब्ल्यूडी का गेस्ट हाउस हाँ था। हाँ, जागरण के, अब जो जागरण है उसके हाँ, अब जो, सामने है। हाँ अब हो गया। हाँ। हमारे समय में हमारा हम्म। ऑफिस दूसरी जगह हम्म। था। तो हम गए वहाँ। तो डीआईजी बाहर गेट पर बैठा हुआ चौकीदारी कर रहा था। तो चूंकि हमको जानता भी था, कोई निगम साहब थे, तो हमने कहा वो मिलना तो कर लें, वो किसी से मिल सकते हैं। हम कहा मुझे मिलना नहीं, दिल्ली से फ़ोन आया है और ये कार्ड भिजवा दीजिएगा। हमने फ्लूक मार दिया। अच्छा, हम्म। दिल्ली से तो हमारे संपादक फ़ोन कर रहे थे ना। हम्म। उसने सोचा कि दिल्ली से हम्म। कांग्रेस कमेटी फोन। अच्छा, मुझे तो भाई क्या फ्लूक, मिलेंगे मिलेंगे, नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे, हमारा क्या जाएगा। हम्म। तो उसने ले जा करके कार्ड हमारा दे दिया। एक कोई सरदार जी उनके पिए थे, उनको दिया। तो अंदर ले गया। फिर बाहर थे कि बुला लीजिए, अंदर बैठ जाए। तो हम जहाँ जिस कमरे में मीटिंग हो रही थी उसके बाहर बैठ गए। और बाहर तमाम भीड़ खड़ी हुई थी और गाड़ियाँ तमाम लगी, तो इनको निकलना था। बस एक 10 मिनट बाद ऐसे ही कार्ड लेकर सुरेंद्र दुबे, सुरेंद्र दुबे, हम देखा। ऐसे मेरा हाथ पकड़ा, चलो बात करते हैं, और ले जा करके जीप में बैठा दिया। अच्छा, मैं तो बगैर नाश्ता किए हुए घर से निकला हुआ था कि अभी निकल के आऊँगा, घर में नहाऊंगा धोऊंगा, फिर ऑफिस जाना। मोबाइल का ज़माना होता नहीं था। नहीं अरे, उस समय मोबाइल कहाँ। मोबाइल तो था नहीं। नहीं। और किसी अफसर की इतनी हिम्मत नहीं होती कि उससे हम अगर कह भी दें कि वो कहीं रोक के फ़ोन कर देगा हमारे घर पर या ऑफिस में। अब हम चल दिए वहाँ से। अच्छा, वो मतलब इस बात की तो हम तारीफ करेंगे। कहाँ की यात्रा थी वो? वो फैजाबाद तक जाना था। अच्छा। तो बस्ती और हम्म। हरैया जो पूरा एक रूट हम्म। है, हम्म। सब पर होते जाना। तो हम सबसे पहले बस्ती जब पहुंचे तो डीएम से मैंने उनके कहा, हम्म। उनका यार ये तो हम तो चले आए। अच्छा, उसको क्या मालूम कि हम तो एटेंडम आ गए। हम्म। उन्होंने सोचा ये भी कोई इम्पोर्टेंट आदमी है। हम्म। उनका सर क्या आदेश, हमका कुछ नहीं, हमारे घर पर इस नंबर पर फ़ोन कर दीजिए। तो आप फैजाबाद तक साथ आए उसके, हाँ, बात करते हुए? बात करते हुए आए। तब हाँ। मैंने उसका विजन देखा उस आदमी हम्म। का। वो बिल्कुल, अगर होता हो सकता है देश टोटल डिक्टेटरशिप में ही चला जाता। हम्म। ये खतरे हमेशा हम्म। ऐसे नेताओं से रहते हैं जो लीक से हटकर चलना चाहते हैं। हम्म। उसकी परछाई आज भी आपको दिखाई ये पड़। तो आप मतलब एक एंगल की हो सकता है, देश तानाशाही की तरफ चला जाता। दूसरा क्या विकल्प आपको लगता है कि दूसरा क्या होता? क्या वो समाज सुधारक हो सकता, तो सुधारक था, या दूरदर्शी था, आदमी था, और क्या कर सकता था? उसकी देखिए, उनकी क्या एक बात तो आप काबिलियत जान है? लीजिए कि परिवार नियोजन वो स्ट्रिक्टली लागू कर देता, तो आज हम जो 144 करोड़ है वो नहीं होते। ये तो हम निश्चित कह सकते हैं। इस पर उसका बहुत जोर था। दूसरा था एक बगैर दहेज के शादी। हम्म। इस पर वो शादियों पर काफी रोक लगाने के मूड में थे। हम्म। और ना, ये बहुत बड़ी बुराई थी, एक हाँ बाप भी बिक जाता था हाँ, ना। और वो कहते थे कि नहीं, कोई जरूरत नहीं, सामान्य ढंग से शादी होनी चाहिए हम्म। और कोई दहेज नहीं लेगा। उसके तमाम बड़े बड़े 70 साल का बुढ़ा भी हाथ उठा के कहता था हम भी बगैर दहेज के शादी करेंगे। तो हम संजय गांधी मजाक करते थे, हम कहा ये तो करेंगे ही। इनकी उम्र 70 साल की हो संजय गई। गांधी से कितनी बार आपकी मुलाकात हुई होगी सर? मेरी 3-4 बार तो बहुत लंबी लंबी हुई। हाँ। फिर उसके बाद हमको पहचानने लग गए थे। हम्म। तो जैसे जब हम लखनऊ आ गए, हम्म। वहाँ जागरण छोड़ करके, तब भी वो पहचान जाते हैं दूर से। कभी दिल्ली में नहीं जाके मुलाकात न हुई? हम कहे, हमारा कोई इस सब में बहुत रुचि नहीं रही, हाँ। क्योंकि गोरखपुर में तो जो आते थे हमारे ही सबसे बड़ा अखबार था। हम्म। तो जाहिर है जागरण को उनको बात करनी नहीं नहीं, करनी, वो तो पहले के नेताओं में ये चीज थी। ये था उसमें। अच्छा, हमने कभी कोई उनसे अपेक्षा नहीं रखी और बढ़िया लिख पढ़ लेते थे, तो उन्होंने अच्छे ढंग से। लेकिन मैं आपको उसमें आज जैसे एक चर्चा होती है, वो शायद दर्शकों के लिए रोचक हो। जब संजय गांधी यात्रा पर निकलते थे
तो जगह जगह रोक के उनका स्वागत होता था। ठीक, तो पार्टी कार्यकर्ता होते थे। हर मंदिर के सामने एक मंच बना होता था जहाँ उनकी आरती उतारी जाती थी। आप ये मत समझिए कि आज ही भक्त हो गए हैं, तब भी भक्त थे। हाँ, भक्त थे। तो और ये इसका मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ गिरीश जी आपसे कि ये जो हम कहते हैं ना कि भक्त बहुत हो गए, ये शायद हमारे हिंदुस्तानियों के कल्चर में है। भक्त हो जाना, व्यक्ति पूजा है सर। हाँ, व्यक्ति पूजा का हमारा समाज है। अरे जो समाज पत्थर पूजता है वो इंसान वो को समझ लो, अब जो पत्थर पूज रहा तो इंसान क्यों नहीं पूजे। और फिर जो सत्ता में है तो बड़े बड़े मंदिरों के बाहर पंडित जी थाली ले खड़े रहते थे और संजय गांधी 1 मिनट 2 मिनट से ज्यादा कहीं रुकते नहीं थे। और बस सीधे 20 सूत्री कार्यक्रम अपनाना है, परिवार नियोजन करना है, और वो खेती के कुछ उस पर बात करते थे, पूरे 25 सूत्र पर हमें याद नहीं है, और दहेज, 2 चीज़ों पर बहुत जोर देते थे। और वर्चुअली हमने देखा अपनी आंखों से ऐसे कपूर से आरती उतार रहे हैं। नहीं सर, मैंने ये देखा है, हमको याद है जब गोरखपुर में संजय गांधी आए थे और रेलवे स्टेडियम में इनकी सभा हुई थी, तो हम लोगों की छुट्टी हो गई थी 1-2 घंटे पहले, इसलिए कि आप लोगों को सबको जाना है। तो संजय गांधी का मैंने जलवा देखा था वहाँ पर, अकबर अहमद, डम्पी, नारायण दत्त तिवारी, ये सब लोग थे। और संजय गांधी के आने के पहले पूरा गोल घर बाजार एक रंग में रंग दिया गया था। इसका मतलब कि उस आदमी में सौंदर्य बोध भी था, और सौंदर्य बोध भी सफाई से जुड़ता है। हाँ, स्वच्छता अभियान भी उनका एक था, उसमें उन 5 सूत्री में स्वच्छता अभियान भी था। हाँ भाई, सफाई हो रही है तो मतलब सफेदी हो रही है या रंग रोगन हो रहा है, तो एक मतलब व्यापक सफाई का अपने आप उन्होंने हर तो शहर हो सकता है, और शहरों में भी उन्होंने किया है। हमको एक शहर और एक बाजार का उदाहरण हर दे रहे शहर हैं। में, आप बहुत छोटे तो पूरा आपने देखा नहीं होगा, 4 कलर में पूरे शहर को रंगने का आदेश हो जाता था। और वो आपका इंतजार नहीं करते कि आप मकान मालिक के करेंगे, वो नगर निगम को कह दिया जाता था। तो कोई इलाका पिंक में होगा, कोई सिर्फ व्हाइट होगा, कोई ग्रीन होगा, कोई तब रंगों को लेके इतना विवाद भी नहीं था। हाँ, कोई तब रंग होते थे, जिस रंग में होता रंग धर्म नहीं होता था। तब रंग की कोई रंगबाजी नहीं थी। रंग की कोई रंगबाजी नहीं थी, जो रंग में रंग जाए। और साफ सफाई का तो मैं आपको बताता हूँ, वहाँ जब लोग निकलते थे संजय गांधी, और हर चौराहे पर शहनाई बजती थी, बड़े बड़े गोलघर में। उसके आगे जो इलाका है, एक जो मंदिर वाला इलाका है, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, पीछे जितने बिटिया आते, हर चौराहे पर नगाड़ा और हर वो शहनाई बजती थी। ऐसा लगता था कि राजा महाराजा धीराज पधारे हैं, उनके स्वागत। तो आज अगर नगाड़े बज रहे हैं तो इसमें कोई बहुत चिंतित होने की कुछ नया सा नहीं है। ये तो है ना, राजनीति में शुरू से रहा। पहले भक्त होते हैं लोग, भक्तों में से कुछ लोग चहेते हो जाते हैं, और चहेतों में से जिसको अवसर मिलता है वो चमचे हो जाते हैं। चमचे हो जाते ये 3 श्रेणियां हैं। और चमचों की ये खासियत होती है कि फिर वो कोई भी मतलब उस सत्ता के केंद्र में आता है तो वो धीरे धीरे चमचे बन जाते हैं। भक्ति मैंने अपने उसी दोनों दौर से गुजरते हुए, क्योंकि एक कहा जाता है कि कप और प्लेट टूट जाता है लेकिन चमचा सुरक्षित रहता है। और चमचा हर डिश में फिट हो जाता है, हर चीज में फिट हो जाता है। कुछ भी खाइए, खाना खाएं, चाय पिए, जलेबी खाएं, रबड़ी खाएं, लेकिन चमचा जो है साफ भी जल्दी मतलब कोई रंग उस पे नहीं चढ़ता है, वो जल्दी भी धीरे साफ कर लीजिए। उसके बाद आप खट्टे के बाद न साफ करिए, ऐसे हाथ से धो दीजिए, वही खट्टे के बाद इस पार्टी से उस पार्टी में फटाक से एडजस्ट हो जाता है चमचा। चलिए सर, आपसे बहुत अच्छी बात रही। एक चीज और आपको बता दें, अभी जैसे हमने कहा कि आरती करते थे, अब चापलूसी की हद की आपने पराकाष्ठा देखी कि बड़े बड़े मौलाना बाकायदा माइक से अनाउंस करते थे, और जिसको मैंने आकाशवाणी से भी सुना, जिन्होंने कहा कि नहीं, नसबंदी ठीक है, इस्लाम में भी इसकी व्यवस्था है। अब पता नहीं कि इस्लाम में नसबंदी कौन व्यवस्था थी, लेकिन वो है ठीक। वो चमचागिरी का जो हमारा आर्ट है, कल्चर है। और ये देखिए, आज से नहीं है, बहुत पहले चारण होते थे। चारण भाट जो भी भाट हुए, फिर भड़ैत हो गए, और विकृत रूप हो गया। लेकिन वो चापलूसी करने का एक अंदाज। एक सवाल और सर, जैसे
सत्ता के इर्द गिर्द हरदम कुछ संतों का, कुछ चमत्कारिक लोगों का वो रहा है। क्या संजय गांधी भी इससे प्रभावित थे? देखो, उनके इर्द गिर्द कोई साधु संत तो बहुत नहीं था। एक ही संत की, सो कॉल्ड संत की चर्चा होती थी, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी। वो इंदिरा गांधी के भी तो नजदीक इंदिरा थे। गांधी के हाँ, नजदीक थे। तो उसी की वजह से हाँ। इनके भी नजदीक थे। बाकी उन लोगों ने कभी इस ढंग का नहीं, जैसे आज है कि उस संत समाज जा रहा है स्वागत करने के लिए, ये नहीं। वो तो संत समाज ऐसे ही चौराहे कभी पे खड़ा। बातचीत में संजय गांधी अपने बड़े भाई राजीव गांधी की चर्चा या बच्चों की चर्चा कभी? नहीं नहीं, कभी इतना नहीं। इतना कभी अवसर नहीं मिल पाता था। हाँ। आप जानते हैं, इतनी भीड़ रहती थी। हम्म। हमारी उनकी कितनी बात होती थी। हम्म। जैसे एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप पर जाना है, हम्म। तो जीप पर खड़े होकर के चलते थे, मजबूरी हमको भी खड़े तो रहना पड़ता। वापस कैसे करते थे सर? फिर हम चले आते दूसरे साधन से। अच्छा, वो तो दूसरे। डीएम दे देता था गाड़ी हाँ, वहां डीएम से। दे हाँ, देते डीएम थे। दे। वो तो जैसे उन्होंने कहा, ये सारा हुआ। हाँ। एक और बात देखिए, उस उनको कवर करना अपने आप में एक समस्या थी। वो इतना तेज थे खाने पीने में, जैसे उतरे अब लंच की जो व्यवस्था है, तो भाई उसके पास तो सिक्योरिटी है, मेरे पास तो सिक्योरिटी नहीं, हालांकि मैं उनके साथ हूँ। एक तो तेज बहुत थे चलते वो, हालांकि मैं भी फास्ट चलता हूँ, लेकिन वो हमसे ज्यादा तेज चलते थे। तो वो जितनी दूर गए, उन्होंने 2 ब्रेड लिए, ये लिया, खाया। जब तक सारे लोग पहुंचते तो वहां, तब तक वो निकल करके जीप पर सवार हो जाते थे। तो आधे लोग लगभग भूखे ही रहते थे। तो इसलिए जब मैं नेक्स्ट टाइम गया, तो मैं अपने बैग में अपना कुछ खाने पीने ले रहा था कि मुझे इस बवाल में पड़ना ही नहीं है। बस जब बड़ा बड़ा नेता मुख्यमंत्री नहीं कुछ खा पा रहा है, तो मैं कहाँ उसमें लड़ूं जा करके। तो वो स्पीड, देखिए, कई चीजें उस समय बात नहीं होती कि स्पीड का था। आज जो कह दिया काम, वो 10 मिनट बाद हो जाना चाहिए। लौट के हम आए तो ये काम हो जाना चाहिए, इशारे से। और उनकी एक टीम थी पूरी, जिसमें डम्पी और ये सब लोग बड़े महत्वपूर्ण होते थे, सब उनके साथ के क्लास फेलो थे। तो एक इन लोगों के दिमाग में तो था कि एक नया भारत हम लाएंगे। आप इसको ऐसा कल्पना करिए जैसे नेपाल में इस समय चल रहा है जेन जी। तो आप ये समझिए, एक तरह से वो जेन जी का एक कल्चर हाँ। उनके लोगों का था। हाँ, उसके अगुआ ये थे। उसके अगुआ थे, वो नाम नहीं दिया गया, जेन जी नया नाम मतलब आया। ये उस टर्म भी समय नहीं वो था ना, लेकिन संभव ही नहीं था, तब वो हाँ। कोई डिजिटल युग नहीं था। तो ये अचानक मुझे याद आया, क्योंकि आप पूरा डिटेल में जानना चाहते, तो आप जेन जी जैसे कर रहे हैं कि अब वो पहले विध्वंस किया, अब अब सफाई। निर्माण में भी लगे। अब वो सफाई। उनके लोग भी लग जाते थे कि पौधे लगा रहे हैं, और कार्यकर्ता वो घर घर निरोध बांट रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं। ये तो जो ज्यादतियां होने लग गई, उसकी वजह से नहीं। आप आज देश में 70-80 एक को। चीज सर, क्या लगता है संजय गांधी अगर जिंदा रहते तो देश के राजनीति की दशा दिशा क्या होती? क्योंकि ये अब तो तय था कि वो इंदिरा गांधी के उत्तराधिकारी हैं हाँ, ना। उस मामले में तो देखिए, इंदिरा गांधी के न चाहते हुए भी वो ओवर पावर कर लिया था उसने। क्योंकि इंदिरा गांधी उसमें अकेले थी, राजीव तो इस सब में कोई इंटरेस्ट लेते नहीं थे, ये सब बहुत छोटे भी थे बाकी लोग। आप ये समझिए कि उसके दिमाग में कुछ बड़ा था। जैसे वो बात आपको राजीव जब बने दिखाई पड़ा ना, कंप्यूटर ले आए, हम्म। 5 days हम्म। वीक, ये हम्म। तो इंडिया में पहली बात है, बड़े आले तो बहुत चीजें ले आए। ऐसे तमाम चीजें ले आए। हम्म। ऐसे संजय गांधी के भी दिमाग में था कि देश को हम पूरा बदलना है हमको, और एक नया कल्चर, भ्रष्टाचार नहीं होगा जिसमें, और मतलब काम नहीं सर, उसके। मर्म तो उसने पकड़ा था। देखिए, जिस देश में आबादी सबसे बड़ी समस्या हो, हाँ, इस देश में आप कुछ भी कर लीजिए सर, अगर आबादी नहीं रुकी तो सारी सुविधाएं जो है ना, वो चरमरा के गिर जाएंगी और गिर जा रही हैं। आप एक सड़क बनाते हैं और अगले 2 साल में उस पर उतनी ही गाड़ियां दिखती हैं, उतना ही जाम दिखता है। तो वो तो मतलब वो था उनका। आलोचना आप कर सकते हैं, लेकिन वो चीज़ लेकिन वो थी। परिवार नियोजन पर और ध्यान का लोगों ने ठीक भले था। आलोचना हाँ, की, लोगों ने आलोचना की, परसेप्शन से बिगाड़ा उसको, लेकिन जनता ने स्वीकारा। आजकल ऐसे भी पति पत्नी हैं जी, एक बच्चे के बात नहीं, और उससे आगे, अब और आगे कि नहीं, हमको कोई इशू पैदा ही नहीं करना है, हमको ज़रूरत होगी तो हम गोद ले लेंगे। ऐसे भी लोग हैं, ये माने अपने इर्द गिर्द हैं।
तो इसका मतलब कि वो गलत उस मामले में नहीं था, परसेप्शन एक गलत बना दिया और गया। उसी में आज बहुत लोग ऐसे भी हैं क्यों कहते हैं कि नहीं, 3 बच्चे पैदा करो, हाँ 5 बच्चे पैदा करो, हाँ क्योंकि हमें अपनी जनसंख्या बढ़ा करके हाँ। कोई राजनीतिक प्रभुत्व जमाना है। तो संजय गांधी का ये जो बात है, आप ठीक कह रहे हैं, उनके दिमाग में था कभी साधन हमारे सीमित हैं, तो अगर ये जनसंख्या बढ़ती रहेगी तो हम कैसे, और ये बात ठीक है। आज अगर हम, अरे सर तब 5-7 होते भी थे, इससे कम कहाँ हाँ, होते थे अरे ना। मैं खुद 7 भाई बहनों में वो सबसे बड़ा हूँ। हाँ हाँ, और ये ये नॉर्मल बात थी। बहुत नेचुरल था। हमारी आपकी पीढ़ी में हाँ 5-7 लोगों का, अब हो सकता है उसमें जिंदा सब लोग न रहते हों, हाँ। लेकिन था। अरे और हम ही बहन को लेकर के या एक मरे हुए भाई को लेके 5 लोग हुए, हाँ, हम तो 3 भाई 1 बहन। चाचा जी हमारे थे तो उनकी 6 लड़कियां ही थी, तो था भाई, बड़े बड़े रंगबाजी से हमारे बाप कहते थे कि हमारे 4 बच्चे हैं, किसी की जरूरत नहीं हमको कंधा देने के, 4 हमारे पास नहीं काफी नहीं, है। वो तो वो एक गांव, अलग अपना वो एक, गांव में ना, हाँ वो सवंगबल कहता कि बने हाँ सवांग है हमारे पास हाँ ना। और होता था उन लोगों का जलवा, जिनके यहाँ 5-6 लोग होते थे, काम हाँ, करते थे। पूरे पूरे मोहल्ले में लोग डरते थे उनसे। देखिए अब तक हम लोगों की बातचीत संजय गांधी और इमरजेंसी पे फोकस थी। अब थोड़ा सा हम पत्रकारिता पे चलते हैं। इमरजेंसी के दौरान भी पत्रकारिता को लेकर के ढेर सारी बातें कही गई, अब भी कही जाती हैं। आज के दिन में भी पत्रकारिता को लेकर के बहुत सारी बातें कही जाती हैं। आपको देखने में तब से और अब में क्या बदलाव आया है? इमरजेंसी का दौर खतरनाक था या ये दौर खतरनाक है? कुछ इस पे आप बताएंगे, क्योंकि आप तो दोनों देख रहे हैं, बहुत कायदे से देख रहे हैं। देखिए गिरीश जी, तब भी हम थे और आज भी हम हैं, तो जाहिर है कि हम दोनों बातों को बहुत अच्छे ढंग से कंपेयर कर सकते हैं। तब एक तो मीडिया बहुत छोटा था, उसका जी। दायरा, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नाम की कोई चीज नहीं थी। सारी डिपेंडेंस टेलीप्रिंटर्स, न्यूज एजेंसीज के माध्यम से थी। लेकिन तब एक हमारे पास था माउथ मीडिया, विस्परिंग मीडिया। तो इमरजेंसी में सबसे ज्यादा काम विस्परिंग मीडिया ने किया, जो मुख्यतः आरएसएस के लोग थे, जो तो माउथ खबर, मीडिया तो सर आज से नहीं, मतलब नहीं, आज 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 इसकी, विश्व इतिहास हाँ, में, मतलब ये सबसे बड़ा कम्युनिकेशन का जरिया तो और प्रभावी जरिया यही माना जाता है। लेकिन अब उस माउथ मीडिया को कम्युनिकेट करने के लिए टूल्स मिल गए हैं। हाँ, टूल्स मिल गए टूल्स हैं, मिल गए ना, टूल्स मिल गए हैं। इमरजेंसी में टूल्स नहीं थे। हाँ। तो वो विस्परिंग से ही सारी खबरें हम्म फैलती थी। हम्म और फिर कभी किसी एपिसोड में बताएंगे आपको कि कैसे कैसे गलत खबरें फैलाई जाती थी। हम आते हैं, कंपेयर करते हैं हाँ, कंपेयर करिए। कि क्या है। हम्म जैसे आज ये कहा जाता है कि साहब, वाणी की स्वतंत्रता नहीं है। वाणी की स्वतंत्रता कुछ हद तक उस समय भी नहीं थी। लेकिन जो मेरा अनुभव, हो सकता है कुछ लोग अरेस्ट हुए, कुछ हो, मेरा अनुभव यह है कि पहले की तुलना में आज ज्यादा हम पर नियंत्रण है। लेकिन स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति जहां तक हम तब भी कर रहे थे, आज भी कर रहे नहीं नहीं, अभिव्यक्ति का तो एक नियम है सर ना, हाँ। कि आप किसी खबर को एक हद तक दबा सकते हैं, उसके बाद वो खबर बेकाबू हो जाती है, वो किसी के काबू में नहीं रहती है। हाँ वो चाहे आधुनिक संचार के साधन रहे हों तब, चाहे वो जो मुंह से मुंह वाली बात कहे हो वो रही हो तब। देखिए, मैं आपकी बात को दूसरे ढंग से कह रहा हूँ। तब अभिव्यक्त करने के लिए निश्चित सीमित साधन थे। अब एक सोशल मीडिया जो आ गया, वो असीमित नहीं, साधन अब तो है, असीमित है, अब तो असीमित है। असीमित है। हर आदमी के हाथ में हाँ मोबाइल है हाँ। और सब स्वतंत्र हैं। और सरकारें कितना भी इस पर नियंत्रण करने की कोशिश की, जैसे आप विचारों पर रोक नहीं लगा सकते, वैसे वो हाँ, सोशल मीडिया विचार तो पर जिंदा रहते हैं, जिंदा तो रहते, हमेशा रहते हैं। कहा जाता है, तो माना तो ही वो, जाता है। तो आप विचारों पे नहीं रोक सकते हैं सर, आप क्रिएटिव आदमी के क्रिएशन को नहीं रोक हाँ, नहीं हो सकते हैं। सकते। ये तभी आप क्रिएटिव आदमी के क्रिएशन को रोक सकते हैं, या तो आप उसको बर्बाद कर दें, और इस कदर बर्बाद कर दें कि वो खुदकुशी कर ले, हाँ, और या तो उसकी हत्या करवा दें। नहीं तो वो क्रिएशन तो जब तक उसका दिल दिमाग साथ दे रहा है, शरीर साथ दे रहा है, तब तक तो क्रिएशन देखिए, करेगा ही हाँ, करेगा। क्रिएशन वाले पहले कार्टून बनाते थे, हाँ। ठीक। क्रिएशन वाले पहले कविताएं लिखते थे, व्यंग लिखते थे। व्यंग लिखते थे। व्यंग तो सर, आप व्यंग तो वेंटिलेटर पे चला गया, आप लिख नहीं सकते हैं। लिखेंगे तो क्या होगा कुछ पता ही नहीं है। अब
जो वो लिखने का काम ज़्यादा आसान हो गया है इस नए सोशल मीडिया में। दिन भर आप रील्स देखिए और कितना भी आप नियंत्रण करें, जैसे हवा को आप नहीं रोक सकते, वैसे ही आज फ्रीडम टू स्पीक, फ्रीडम टू से, चाहे जितने प्रयास करिए आप उसको पूरी तरह रोक नहीं सकते, क्योंकि वो अनंत द्वार हैं उसके खुलने के। जैसे नदी चली तो बह रही है, तो आप चाहे यहाँ कप लगा दीजिए, यहाँ गिलास लगा दीजिए, लेकिन वो पानी बहता ही तो वही है, रहेगा। पानी मांगे राह, हाँ, उसको राह देना ही वो पड़ेगा। राह अपने आप और खबर आज, भी हाँ, आज ज्यादा इजी है, ठीक है ना। लेकिन हमारा अनुभव ये कि आज सरकार शायद ज्यादा कुछ दबाना चाहती है कि ये बात ना हो, हालांकि वो भूल जाती है कि किसी भी भावना को, किसी चीज को आप दबा नहीं सकते। कहते हैं कि पहाड़ आप सामने खड़ा कर दीजिए कि अगर नदी जा रही होगी तो काट पीट के अपना रास्ता बना लेगी। तो होशियार आदमी क्या है कि उस नदी को एक अपने मन की इच्छा के चैनल में बदल दीजिए। तो सेफ्टी वाल्व आप कह सकते हैं। चाइना में क्या कर रहे हैं, वो नदी उल्टी भेजे दे रहे हैं कि उनको लग रहा है इस दिशा में पानी चाहिए, तो वो कह रहे हैं ठीक है हम इसको रिवर्स में, और नॉर्थ से साउथ में पानी जा रहा है क्योंकि उस तरफ सूखा पड़ रहा है। लेकिन अगर वो ये कहें कि नहीं हम इसको कहीं नहीं जाने देंगे, तो कहीं ना कहीं तो तोड़ के नहीं वो तो वो जाएगा। तो निकलेगा ही। हाँ। मुझे लगता है कि आज की जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, सरकार कुछ ज़्यादा ही नियंत्रण करने की कोशिश करती है, और जितना अधिक नियंत्रण करने की कोशिश करती उतना ही एक्सप्रेशन बढ़ रहा है। आप कोई भी एक्सप्रेशन खबर बड़ा, आज आप हमें रोक, लग रहा कि मतलब मीडिया की विश्वसनीयता भी, जो मुख्य धारा की मीडिया है उसकी साख भी घटी है। इसी लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं उसकी खबरों पे। ये आपने सही पॉइंट उठाया। मुख्य धारा तो पत्रकारिता में रह ही नहीं गया। देखिए, हमें और आपको पत्रकारिता में क्या सिखाया गया कि हमें कमजोर पक्ष के साथ रहना है, हमें जिसके विरुद्ध अन्याय हो रहा है उसके साथ खड़े होना है कि दिस इज रॉन्ग एंड इट इज टू बी डन। कोई चश्मा लगा के पत्रकारिता नहीं नहीं हो करनी है, जो सकती। देखा वो लिखा, वो जो लिखना है। आज जो हमारे लोग कर रहे हैं, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ऐसा कभी नहीं होता था कि हम विपक्ष का कॉलर खींच रहे हैं कि तुम बताओ सत्ता पक्ष से तुमने सवाल क्यों किया। तो ये पत्रकारिता तो नहीं है। इसको तो हम यही कह सकते हैं कि भाई एक तरह से आप सरकार के लठैत के रूप में काम कर रहे हैं, ये पत्रकारिता नहीं है। और लोग कहते हैं कि साहब वो दबाव दबाव, देखिए हम लोगों के जमाने में भी होते हैं, आखिर जो मालिक चला रहा उसके अपने इंटरेस्ट तो होते ही थे। ऐसा तो नहीं कि वो हमारे लिए घर हाँ, द्वार लेकिन लुटा इतने देते, इंटरेस्ट नहीं होते इतने थे, इंटरेस्ट नहीं इतने होते। इंटरेस्ट नहीं नहीं, होते। लेकिन आपको देखे, आप छोटे मालिक से बात करते देखे, बिरला जी का अखबार तब भी था, जेन्स टाइम्स ऑफ इंडिया तब भी था, इंडियन एक्सप्रेस गोयनका साहब का तब भी था, वही सब लड़ भी रहे थे। इसका मतलब है कि जो लोग दंड बैठक लगाना चाहते थे, आप ये मत बताइए कि लंगोटा हमारे पास नहीं इसलिए हम पहलवानी नहीं कर पा रहे हैं। जिसके पास पहलवानी करनी है वो अंडरवियर पहन के भी कर रहा है या लुंगी पहन के भी कर रहा है। वैसे ही पत्रकारिता जो कर रहा है और जिसके मन में लगता है कि नहीं हमें कमजोर के साथ खड़ा, भाई पत्रकारिता में ये तो कभी नहीं सिखाया गया कि खबर आप गायब कर देंगे। हम लोग तो हर ढंग की खबर देते थे, जो हमारे खिलाफ रहता था उसके हम ही भेजते थे कि भाई इनकी खबर जानी नहीं, चाहिए। लेकिन सर ये है ना कि अब तो ये है कि अब तो जैसे कुछ बड़े रिपोर्टर से हमारी मुलाकात होती है, बात होती है कि ये खबर है, ये नहीं आई, तो उन लोगों का ये कहना है कि खबर लिख के हम क्या करेंगे। खबर लिखेंगे और या तो वो रोक दी जाएगी, और अगर नहीं रोकी जाएगी तो वो इस कदर एडिट की जाएगी कि वो मेरी खबर ही नहीं रह जाएगी। तो हम ऐसी खबर क्यों लिखें, क्यों हम समय लगाएं। नहीं नहीं, मैं जब बात कर रहा हूँ तो टोटल उस यूनिट की, जो भी संस्थान है उसके जो नीतिकार हैं, जो रिपोर्टर तो एक दूसरा पक्ष हुआ ना उसका। पहली बात तो जो प्लान कर रहा है, जो डायरेक्टर है, एडिटर है, वही तय करता कि क्या जाना नहीं जाना। वो जितना रोक लगाए उसके बाद भी देखिए हम लोग भी बनिया के अखाड़ में काम करते रहे, जाहिर हमारे ऊपर भी कुछ ना कुछ दबाव रहता ही था, लेकिन हम उतने दबाव के बीच में भी खबर जरूर देते थे। अगर उसने कहा कि फलाने का जब देख लेना,
तो फलाने की भी देख रहे हैं और ठिकाने को भी देख रहे हैं। नहीं सर, तब ये था ना कि बनिया भी एक अपना स्टेटस बना के रहता था। अब तो ये है कि मालिक जो यहाँ का है वो हजरतगंज के भी सीओ से मिलना चाहेगा, इवन इंस्पेक्टर से भी मिलना चाहेगा, स्टेट एडिटर तक मिलना चाहेंगे। ये मतलब ये लखनऊ की ही नहीं बात है, सब गोरखपुर जगह, की भी बात है। सब गोरखपुर जगह। में भी कहीं इंस्पेक्टर से मिलना चाहेगा, वहाँ के दरोगा से मिलना चाहेगा। तो वो फिर हाँ, तो पत्रकार दब जाता है ना। देखिए मैं आपको बताऊं, है वो जो उसको। आप बता रहे हो वो एक अलग समस्या है। हाँ। जो लोग पत्रकारिता में जलवे के लिए आए, तो जलवा अलग अलग ढंग तक का था। कुछ लोग ये सोच कर पत्रकारिता में आए कि यार मोहल्ले में बड़ा दबदबा हो जाता है, पुलिस वाले सब मानने लगते हैं, तो वो पुलिस की अपना सीमा में रह गए। और कुछ लोगों का यह है कि सुबह उठ करके वो थानेदार के यहाँ पहुंच जाते हैं, खबर लिखते हैं, नहीं लिखते हैं, जो भी है, क्योंकि उनको लगता है कि यही हमारा जीवन का उद्देश्य है। कुछ नेताओं तक सीमित है। लेकिन पत्रकार तो देखिए कि अगर थाने में कोई बड़ी बात हो जाएगी तो हम जाएंगे, मजबूरी है हमारी। नेता भाषण दे रहा, हम जाएंगे, लेकिन हम उनके यहाँ हाजिरी लगाने नहीं जाएंगे। हमारे इतने मुख्यमंत्रियों सबसे संबंध है, इसके बावजूद हमने कभी हाजिरी नहीं लगाई। और अब रिटायरमेंट होने के बाद भी कभी मिल गए तो यस हो गई, कभी होली दिवाली उनका फोन आ गया या हमने कभी फोन कर लिया। रेयर हम लोग नहीं कभी नहीं, हाँ, जाते हैं। एक चीज़ देखिए हाजिरी होती है, और एक चीज़ होता है कि कोई एक्टिव आदमी है तो उससे आप मिलते हैं, तो बतौर रिपोर्टर मैं जानता हूँ कि फिर उससे खबर पे भी बात करते हैं, नहीं नहीं, खबर तो कुछ खबर ना कुछ खबर मिल जाती है उसके देखिए जरिए एक्सक्लूसिव। देखिए तो उसको खबर, मैंने हाजिरी लगाने से वो तो वो है ना कि जैसे मान लीजिए कि कोई पत्रकार घर से निकला और गोरखपुर का या तो मंदिर होकर के आ रहा है या तो हाता होके आ रहा है, सुना जाता था कि भाई फलाने हैं, तो ये तो रोज एक मठ को प्रणाम करके आते हैं। अब वो मठ कोई भी हो सकता है दोनों में से। हाँ, तो और वो हाथा भी हाजिरी खूब लोग जाते थे। वो हाजिरी दोनों मैंने, हाँ, इसीलिए मैं मठ का रहा हूँ हाँ। ना। मठ को हाथे में भी मान लीजिए। कुछ ऐसे लोग भी थे, और कुछ ऐसे लोग भी थे जो 10-15 दिन पे जाते थे, समय लेके जाते थे, और सिर्फ काम की बात करते थे, तो काम की बात में खबर आ जाती थी। देखिए वो जब खबर हमको उस समय के और हम कंपेयर कर रहे हैं, आज हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमारे पास इतने साधन सूचना के हो गए हैं मोबाइल आने के बाद से, ठीक है। तो हमको जैसे रोज 2-3 डिबेट शाम को करनी होती, तो कभी कदार हमें कोई फीडबैक जरूरत होती, तो हमें किसी के पास जाने नहीं की लेकिन जरूरत सर नहीं। देखिए, आप बीट स्टोरी तो आपको फील्ड में ही जाके मिलेगी। देखिए आप बीट स्टोरी कितने लोग कर रहे हैं आजकल। हाँ, नहीं कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं ना। उसकी रीडरशिप है, हाँ, और उससे लोग प्रेरणा लेते हाँ, हैं ना। वो आप बीट स्टोरी ही तो तो क्यों बंद हो गई ना। नहीं, तो क्यों करेंगे? सवाल इस बात का है कि जब सब कुछ यहीं मिल जा रहा है, तो बाकी समय जब सत्ता के केंद्र में है तो आपके पास पीआर से और बाकी अन्य स्रोतों से खबर आ जा रही है। आप देखिए गिरीश जी, बाकी समय में अपना काम करिए। दो चीजें पत्रकारिता में बहुत तेजी से बदली। एक, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो क्या कहते हैं, एंकर बेस्ड हो गया। पहले एंकर की कोई वैल्यू नहीं होती थी, उसको रिपोर्टर एडिटर बताता था, वो खाली पढ़ लेता था उसको। अब एंकर ही सब कुछ है, एंकर ही सब कुछ है। वो मालिक को बताता है, और उसी के जलवे से मालिक का जलवा है। हाँ हाँ। अब बिल्कुल क्लियर है, ठीक है ना। अखबारों में भी देखिए इसलिए नाम बदल दिए गए, अब प्रेस नहीं कहा जाता, मीडिया कहा जाता है, क्योंकि उस मीडिया में विज्ञापन का जो आदमी, उसकी एक बहुत बड़ी भूमिका है। आप तो दैनिक अखबार में बहुत समय रहे, मैं भी, हालांकि हमारे जमाने में ये दौर नहीं था अखबार में। तो वो मीडिया इसलिए कहा जाता है कि वो जो हमारा विज्ञापन का आदमी है, वो तय कर रहा है कि क्या खबर जाएगी, कौन हीरो आएगा, कौन हीरोइन की खबर जानी है, क्या सोशल वर्क करना है। आप देखते हैं रोज अखबारों में होता है। तो भूमिका बदल गई, इसलिए संपादक बैक सीट पर चला गया। अब वो संपादक नहीं है। अब संपादक को उस मीडिया मैनेजर के साथ ताल्लुक बना के रखना पड़ता। हम लोग जमाने में तो हम लोग हमारे जो एडवर्टीजमेंट डायरेक्टर और सब एक ही परिवार के ही लोग थे। वो हमसे रिक्वेस्ट करते थे कि सुरेन वो फ्रंट पेज पर हम सोचते हैं आज 2 कॉलम विज्ञापन,
हम कहा ना, आप एडिटर साहब से बात करिए। उन्हें बड़े भाई हैं, उनकी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि नहीं भाई साहब नाराज हो जाएंगे। तो हम कहा नाराज हो जाएंगे तो नाराज तो हम पर भी होंगे। तब फिर हमारी चापलूसी करते, तुम कहते अच्छा चलो 1.5 कॉलम दे देंगे। आज तो ऐसा नहीं है, आज तो विज्ञापन आ जाता है, सब पूरा भर जाता है, फिर उसके बाद जो जगह बचे उसमें खबर लगा दीजिए। पहले सारी खबर लगाने के बाद जो बच रहा हो वो विज्ञापन जाता था, तो बात पलट गई टोटल। लेकिन वो सब तो ठीक है, टेक्नोलॉजी और ये सब बढ़ने की वजह से। लेकिन मेरा मानना है कि जो पत्रकारिता की बात है, जिनके अंदर कुछ लिखने पढ़ने की ललक है, जो पत्रकारिता में इसलिए आए हैं कि हम सोसाइटी को कुछ देंगे, कम से कम खबर जरूर बताएंगे। आजकल तो बड़े बड़े आंदोलन होते जो कवर ही नहीं होते। अगर हमारे पास ये सोशल मीडिया ना हो तो आप गिरीश जी निश्चित जानिए कि 50% खबर हमें आपको पता नहीं चलेगी। हमको यूट्यूब देख के पता चलता कि ये भी हो गया है। अब ये, इसको मैं मानता हूँ ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का दौर है, ये दौर बहुत समय तक चलेगा नहीं। और ये बात सत्ता पक्ष के लोगों को भी जाननी चाहिए कि जब ट्रांसफॉर्मेशन का दौर होता है तो बहुत सी चीज़ें ऐसे दिखाई पड़ती हैं कि हम ये कर लेंगे, ठीक है, ऐसा चलेगा नहीं। क्योंकि जो जो आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया को दबाने की कोशिश करेंगे तो जो सोशल मीडिया है उसका विस्तार और होता जाएगा। और फिर एक समय ये आ जाएगा, आज भी वो जो एक वो क्या कहते हैं नारा है ना, कर लो दुनिया मुट्ठी में, तो सब कुछ आपके मोबाइल पर है। आज आधा आदमी ऐसा है जो घर से निकलता है कार में और उसी मोबाइल में खबर पढ़ता है। खबरें अलग अलग ढंग से आने लगे, शॉर्ट्स, 1 मिनट के 2 मिनट के, टाइम नहीं है। तो फिर वो आपके अखबार में कोई क्यों खबर है, सीधे शॉर्ट्स को ही चली जाएगी। मुझे लगता है ये गंभीर खतरा भी है जो सत्ताधारी लोगों को समझना चाहिए कि अगर आप बहुत ड्रैग करेंगे मीडिया को, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो और चाहे प्रिंट मीडिया हो, अगर आप इन पर बहुत दबाव डालेंगे तो जो लोग धीरे, अब आप देखिए जो लोग यूट्यूब पर जम गए हैं अब वो वापस नहीं जाना चाहते। नहीं, टीवी घरों में सर ऐसे तमाम घर हैं जहां सालों से टीवी नहीं खुली। अरे मैं बताता अगर खुल भी रही है तो न्यूज के लिए थोड़ा नहीं खुल रही है। मैं लोग नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, बाकी चीजें, खेल में रुचि है तो कोई मैच आ रहा है तब देखा जा रहा है, बिग बॉस देखा जा रहा है। न्यूज नहीं कोई देखता है। वो सब के लिए तो मोबाइल है, आदमी अपना मोबाइल पर सब आ रहा है ना। तो मुझे लगता है कि ये बात सत्ता पक्ष को समझनी चाहिए कि अगर आप जनता को, पक्ष क्या आप ये कह लीजिए सारे नेताओं को समझनी चाहिए। वही ना, क्योंकि अपने समय में सर यही सत्ता नहीं, हर सत्ता जो है हर सत्ता मीडिया को निशाना बनाती है, अखबारों को निशाना बनाती है, जबकि वाकई कल्प्रिट तो मालिक है। जैसे आपने कहा ना कि टीवी में जो बेचारा फील्ड में रिपोर्टिंग कर रहा है उसकी कोई भूमिका नहीं। आज ही मैंने एक टीवी पत्रकार का पढ़ा, जो काठमांडू में एक पत्रकार मारा जा रहा है तो तमाम लोग खुश हो रहे हैं कि दलाल मीडिया मारा गया ये वो। तो उस लड़की ने ये लिखा है कि बहुत कम लोगों को पता है कि रिपोर्टर की क्या खबर चलेगी, इसमें तो कोई भूमिका ही नहीं होती है, उससे जो कहा जाता है वो करता है। धन्यवाद सर, बहुत अच्छी जानकारी, रोचक जानकारी मिली, आपने समृद्ध किया और हमें उम्मीद है कि जो लोग देखेंगे वो लोग भी इमरजेंसी को लेकर के, पत्रकारिता में आए हुए बदलाव को लेकर के, पत्रकारिता किस दौर से गुजर रही है, क्या होना चाहिए, इन सारी बातों पे आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। आपका नमस्कार गिरीश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और अपने दर्शकों श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद।